नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ भट्टी विक्रमार्का उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। भट्टी अनुसूचित जाति से आते हैं और विक्रमार्का संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के अलावा 10 मंत्रियों को भी आज शपथ दिलाई गई। 3 राज्यों की भारी हार के बीच हैदराबाद में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी बता रही है कि यह राज्य कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार भी शामिल हुए। यनमला रेवंत रेड्डी अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని। हम आज के वीडियो में रेवंत रेड्डी पर ही विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे का भी स्मरण जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले इनकी बात संक्षिप्त रूप से कर लेते हैं। संक्षिप्त इसलिए कहा कि पता नहीं किसका पत्ता कट जाए और कब बीजेपी मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा कर दे। यूट्यूब में एक बार अपलोड कर देने के बाद बदलाव के कोई विकल्प नहीं होते हैं। 4 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक विधायक दल की बैठक की खबर नहीं आई है। अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का पता नहीं, मगर बीजेपी की जब भी बात होती है, मीडिया बताएगा कि कितना सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होता है, फैसला और निर्णय लिया जाता है। बस कांग्रेस ने इतनी देरी की होती तो गोदी मीडिया नकारा साबित करने के लिए एक से एक शब्द चुन लाता। फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि 3 दिसंबर को नतीजे आ गए और आज 7 सितंबर है, फिर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा नहीं हुई है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान भी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 दिसंबर के दिन मीडिया शिवराज सिंह चौहान को हीरो बता रहा था, लेकिन अब वही मीडिया इस हीरो को लेकर चुप हो गया है। 3 दिसंबर का नैरेटिव 7 दिसंबर तक आते आते विलुप्त हो चुका है। मीडिया में छाए रहने वाले शिवराज सिंह चौहान को लेकर खबरें खामोश हो चुकी हैं। यह सारे वीडियो चुनाव जीतने के बाद के हैं, जो शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाले हैं। निजी वीडियो हो या राजनीतिक वीडियो, इसमें शिवराज सिंह चौहान वैरागी की तरह नजर आते हैं। उनकी देह भाषा विजेता की नहीं लगती, न दावेदार की, बल्कि वे हर तरह की दावेदारी से दूर नजर आ रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को अंदाजा हो गया है? लाडली बहनों के मामा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसे लेकर कहीं कोई दावेदारी नजर नहीं आ रही। पद चला जाए इसलिए अभी से उस पद से दूर नजर आ रहे हैं, जो उन्हें इस जीत का हकदार बनाती है। शिवराज सिंह चौहान 2024 की बात करने लगे हैं, इस समय की नहीं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब मिलके आज संकल्प लो कि हम छिंदवाड़ा लोकसभा 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को भेंट करेंगे। बोलो सब तैयार हो? 7 विधानसभा में भाजपा को जिताओगे, कमल के फूल की बटन दबाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। मध्य प्रदेश में तीसरी बार शानदार जीत दिलाकर शिवराज सिंह चौहान को पद छोड़ना पड़ेगा। सॉरी, इस वाक्य के आगे क्या लगाना भूल गया। क्या शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा? शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे इस पद की दौड़ में नहीं हैं, इसलिए दिल्ली नहीं जा रहे। लेकिन क्या दिल्ली इसी के लिए जाया जाता है? अपने नेता के प्रति आभार जताने भी तो दिल्ली जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक साथ तस्वीर ही आ जाती। इतनी देरी क्यों हो रही है? शायद बड़ा काम है, मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, देरी हो सकती है। तभी तो शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा जाने का समय मिला, जहां बीजेपी 7 सीटें हारी है। चुनाव जीतकर भी शिवराज सिंह चौहान
कहीं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो नहीं हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी में उनके खिलाफ इस वक्त भयंकर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है? इधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का धन्यवाद अदा कर दिया गया, मगर भोपाल में विधायकों की बैठक का पता नहीं, जहां चुने गए विधायक 4 बार के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर सकें। विधायकी जीतने वाले सांसद प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, मगर शिवराज सिंह चौहान इस फोटो में नहीं हैं। क्या उन्हें अपने शीर्ष नेता से मिलकर धन्यवाद अदा करने के लिए दिल्ली में नहीं होना चाहिए था? इस फ्रेम में नहीं आना चाहिए था? शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं जा रहे या दिल्ली ने उनसे दूरी बना ली है? नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हैं, उनके बेटे का चुनाव के दौरान वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या सत्ता की कुर्सी उनकी तरफ जाती दिख रही है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा और ना उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। राजस्थान में भी गहरी शांति है। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को लेकर खबरें खामोश हैं। इस वक्त देश में ममता बनर्जी ही एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वसुंधरा का पत्ता कट जाए और किसी और राज्य में महिला मुख्यमंत्री बन जाएं? राजस्थान में रिवाज बदलने जा रहा है। अशोक गहलोत दोबारा जीतकर रिवाज बदलना चाहते थे, मगर अब रिवाज बदलने की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास चली गई है। राजस्थान में 1998 से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बारी बारी से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सवाल है कि क्या वसुंधरा को बाय बाय कर बीजेपी रिवाज बदलने जा रही है? आप महाराष्ट्र ही देख लीजिए, वहां मुख्यमंत्री पद पर रह चुके देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। वसुंधरा भाजपा और संघ की धरा पर जीत का चेहरा नहीं है। जब जीत का चेहरा नहीं है तब मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्या हो जाएंगी? नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने में जितनी देरी होगी वसुंधरा के लिए सस्पेंस बनेगा, मगर इस देरी के बाद भी अगर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी सियासी ताकत की दाद देनी पड़ेगी। पार्टी में अनुशासन उस तलवार का नाम है जिससे अच्छे भले पेड़ों को घास की तरह काट दिया जाता है और घास को पेड़ बना दिया जाता है। अनुशासन के नाम पर चुपचाप अपनी गर्दन कटानी पड़ती है। किसी के वर्चस्व के लिए अपना सर्वस्व छोड़ देना पड़ता है। यह वो पंक्ति है जो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे दोनों को धक से लग सकती है, मगर हमारा इरादा ऐसा नहीं है। मुझे यह खामोशी पसंद आ रही है जो 3 दिसंबर के बाद से पसरी हुई है। बीजेपी जब मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नामों की घोषणा करेगी तभी पता चलेगा कि राजनीति में सब कुछ जीत के दिन खत्म नहीं हो जाता, उसका पहिया वहां से आगे की ओर निकल जाता है। जीते हुए खेमे में भी कई लोगों को हार का सामना करना पड़ता है और हाशिए पर जाना पड़ता है। यही सत्ता की निर्ममता है। कांग्रेस के भीतर रेवंत रेड्डी को हाशिए पर भेजने की राजनीति की खबरों को पढ़ते हुए यही सोच रहा था कि जो केंद्र में आता दिखता है वही हाशिए पर चला जाता है और जिसे हाशिए पर ठेला जाता है वो केंद्र में आ जाता है। रेवंत रेड्डी को किनारे करने वाले आज मायूस होंगे। राहुल गांधी, मानिकराव ठाकरे, मनिकम टगोर, सुनील कोनुगोलू ने जिस रेवंत रेड्डी पर दांव खेला उन्होंने साबित कर दिया कि घोड़ा सही था। 54 साल के रेवंत रेड्डी अगर 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ते तो शायद आज शपथ नहीं ले रहे होते। कामारेड्डी सीट से केसीआर के खिलाफ खड़े हो गए मगर वहां से हार गए। केसीआर भी हार गए। इन दोनों को बीजेपी के केवी रमना रेड्डी ने हराया। रेवंत रेड्डी ने कोडंगल विधानसभा सीट से बीआरएस के पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को हराया है। इसी सीट ने रेवंत की किस्मत बदल दी थी। 2018 में वे बीआरएस के नरेंद्र रेड्डी से हार गए और बाद में उपचुनाव में लोकसभा पहुंच गए। दिल्ली जाते ही केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में आए और राहुल गांधी ने उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। हारते जीतते 7 दिसंबर को अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। वे इस राज्य में कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री हैं। 17 साल का राजनीतिक जीवन रहा है, कभी किसी पद पर नहीं रहे, सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हिंदू अखबार में आर रविकांत रेड्डी ने लिखा है कि रेवंत की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई, मगर वे कभी भाजपा के सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तेलुगु पत्रिका जागृति में काम कर चुके हैं। आरएसएस ने अभी तक दावा नहीं किया है कि हमारा ही स्वयंसेवक मुख्यमंत्री बना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उन पर आरोप लगाती है कि वे संघ के हैं। बीआरएस हमला करती है कि वे पार्टियां बदलते रहते हैं। पार्षद का चुनाव जीतकर अपना सफर शुरू किया और उसके बाद जिला परिषद, फिर विधायक, सांसद और फिर विधायक बने।
महबूबनगर में जब जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया तब सबकी नजर में आए आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के पिता दिवंगत वाईएसआर रेड्डी रेवंत को कांग्रेस में लाना चाहते थे, मगर रेवंत चंद्राबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी में चले गए। तेलंगाना जब बना तो कांग्रेस में आ गए। रेवंत रेड्डी 2 बार टीडीपी से विधायक रहे हैं और 1 बार कांग्रेस से। नेताओं का राजनीतिक जीवन पेचीदगी और रोमांच से भरा होता है, सभी का नहीं। बहुत सारे तो चुनाव जीत कर भी जीवन भर भजन गाते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनके भीतर सत्ता की महत्वाकांक्षा हुंकारे भर रही होती हैं। रेवंत रेड्डी की कहानी तेजी से चढ़ने और मकाम पर पहुंचने के रास्ते में सबसे भिड़ने की कहानी रही है। जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने प्रचार किया, कई जगहों पर लिखा गया है कि कांग्रेस की जीत के पीछे बड़ा कारण यह है कि रेवंत रेड्डी ने खुद को झोंक दिया। शायद उनकी इस खूबी को केसीआर ठीक से पहचानते थे। द हिंदू में एक जगह लिखा मिला कि 2018 में केसीआर ने पूरी ताकत लगा दी कि रेवंत रेड्डी हार जाएं और विधानसभा में उनकी शक्ल ना देखनी पड़े। मगर 4 महीने बाद रेवंत रेड्डी मल्काजगिरी से संसदीय चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में अपने लिए जगह बना लेते हैं। जिस केसीआर को आज रेवंत रेड्डी ने हराया है, उन्हें करीब 2 दशक पहले केसीआर ने जिला परिषद का टिकट नहीं दिया, जिसके बाद रेवंत ने टीआरएस छोड़ दी। टीआरएस अब बीआरएस कहलाई जाती है। केसीआर भी टीडीपी में थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार में जब मंत्री नहीं बनाए गए तो बाहर आ गए और अपनी पार्टी बना ली। दशकों पुरानी 2 राज्यों की मांग को फिर से उठाने लगे। टीआरएस बनाकर वे तेलंगाना राज्य में 2 बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में केसीआर और टीडीपी का गठबंधन हुआ। महबूबनगर से केसीआर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और रेवंत रेड्डी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। अब उन्हीं को हराकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। नायडू से अलग होकर केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनते हैं। चंद्राबाबू नायडू से ही अलग होकर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनते हैं। जिस समय कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीआरएस जा रहे थे, रेवंत रेड्डी टीडीपी छोड़कर कांग्रेस आने का फैसला कर रहे थे। 2017 में जब कांग्रेस में शामिल हुए तब वे तेलंगाना टीडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। वहां से निकले और कांग्रेस में अध्यक्ष बन गए। एक नेता एक जीवन में कितनी पार्टी, कितनी विचारधारा को जीता है, बदलता है, कितनी भूमिकाएं निभाता है, आप देखिए। 8 भाई बहनों में रेवंत चौथे हैं। अपने परिवार में पहले राजनेता हैं। 54 साल की उम्र में ही रेवंत रेड्डी नाना बन गए। 2015 में एमएलसी के चुनाव में उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने टीडीपी के उम्मीदवार के लिए एमएलए का वोट खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। 1 महीने जेल में रहे। ईडी का क्या है, वह कभी भी सीडी लेकर आ जाएगी। वैसे बीजेपी ने तेलंगाना में बीआरएस पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए, लेकिन बीच चुनाव में छत्तीसगढ़ की तरह तेलंगाना में ईडी के छापे नहीं पड़े। जून 2015 में 12 घंटे की जमानत पर बाहर आए ताकि वे बेटी की सगाई की रस्म पूरी कर सकें। उस समय उन्होंने मूंछों पर ताव दिया और यह तस्वीर काफी चर्चा में आ गई। कहा कि मैं भी एक दिन बदला लूंगा। इस मामले में ईडी ने 2021 में चार्जशीट दायर कर दी है, तो क्या फिर से ईडी का पीछा अब शुरू होने वाला है? 2021 में उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। नई पार्टी में आते ही रेवंत रेड्डी ने अपना टारगेट तय कर लिया, केसीआर। यही कारण था कि पार्टी में विरोध झेलने के बाद भी उन्हें नेतृत्व का भरोसा मिलता चला गया। उन्होंने ऐसी छवि बना ली कि केसीआर से वे अकेले ही लड़ते जा रहे हैं। 2021 में जब रेवंत ने आरोप लगाया कि कोकापेट में जमीन की ई नीलामी में 1000 करोड़ का घपला हुआ है, तब धरने की घोषणा के बाद रेवंत रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। रेड्डी ने आरोप लगाया था कि सरकार को डर है कि मैं इस स्कैम की बात संसद में उठा दूंगा, इसलिए कैद कर लिया गया हूं। रेवंत रेड्डी को अब अपनी पार्टी में लड़ना पड़ेगा। उनके सामने पुराने कांग्रेसी नेता चुनौती बन सकते हैं। उनके सामने एक और चुनौती है। वहां कांग्रेस को 64 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के पास बहुमत से केवल 4 सीटें ज्यादा हैं। लिहाजा चुनौतियां बनी रहेंगी कि अब टूटी कि तब टूटी। जिसने राजनीति में इतनी बार गंगा पार की है, इतना भरोसा रखना चाहिए कि उसे तैरना आता होगा। और रही बात सरकार तोड़कर गिरा देने की, तो इस संभावना को अब यह देश स्वीकार कर चुका है।
रेवंत रेड्डी को कुर्सी पर पहुंचकर भी वैसे ही लड़ते रहना होगा जैसे वे जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे। आज से उनकी फिर से शुरुआत हो रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।